हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजीज़ के बारे में देखने वाले हैं जिनका एनसीईआरटी में डायरेक्ट जिक्र तो उन्होंने नहीं किया हुआ है, बट एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार उन डिजीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मतलब अब इस चैप्टर को इतना पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा उन डिजीज़ के बारे में भी आप लोग जान ले तो बेटर रहेगा। तो हल्का हल्का आइडिया हम लोग कुछ ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट डिजीज़ कहलाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से जो बॉडी के अंदर डिजीज़ होते हैं दे आर नॉन एज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है ना। तो उन डिजीज़ को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील करने वाले हैं। अब उनमें कौन कौन से डिजीज़ हमारे पास स्पेसिफिकली आएंगे तो उनके बारे में करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उन डिजीज़ के एक एक करके डायग्राम्स दिखा देता हूँ कि किस डिज़ीज़ में किस तरह की कंडीशन होती है, कि डायग्राम से रिलेट कर पाना चीज़ों को काफ़ी आसान होता है। तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर डिजीज़ है, इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है और उसमें ये कंडीशन हो जाती है। और फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ पेजेस के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे एक टैबुलर फॉर्मेट में मैंने उन सारी चीज़ों को समराइज़ किया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें डिजीज़ आएगा या सबसे पहले न्यूट्रिएंट की वजह से जो हम डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो आएगा PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में आप पढ़ेंगे। यानी प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी में जो डिजीज़ होते हैं दे आर नॉन एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ये कॉमन सा वर्ड है जो अक्सर यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों में। ठीक है। तो ये इट इज़ अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन स्पेसिफिकली दोज कंट्रीज़ जहाँ पे फूड की शॉर्टेज होती है, जहाँ पे ठीक से बच्चों को खाना नहीं मिल पाता या उनको खाना तो मिल रहा है बट उस खाने में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है। स्पेसिफिकली वहाँ पे प्रोटीन की कमी काफ़ी पाई जाती है और ऐसे केसेस में उन बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बहुत ड्रास्टिकली डिस्टर्ब हो जाती है। कौन से ऐसे दो डिजीज़ हैं जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं, तो आपको वो दो डिजीज़ बहुत अच्छे से उनका नाम ध्यान रखना है। उनमें से एक डिजीज़ का नाम तो है क्वाशियोरकर और दूसरा डिजीज़ है मैरिस्मस। दोनों में क्या होता है तो उसका एक हल्का सा आइडिया मैं आपको डायग्राम से आगे दे दूंगा, बट यू शुड नो दैट कि सर ये जो दो डिजीज़ हैं क्वाशियोरकर और मैरिस्मस दे आर नॉन एज PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ इनको बोलते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले ये डिजीज़ हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देख लेते हैं ज़रा इन डिजीज़ के अंदर होता क्या है। देखिए क्वाशियोरकर के केस में आपको इस बच्चे की ये बेली निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। बॉडी में जो ये बेली होती है ये बाहर निकल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि ये पर्सन फैट है, ये जो बच्चा है इसमें फ़ैट ज़्यादा आ गया है, मतलब ये फैटी हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन है, नहीं। दिस इज़ द डिज़ीज़ और ये स्पेसिफिकली प्रोटीन की कमी की वजह से होता है बॉडी में। और ऐसे डिजीज़ ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पे बच्चों को ठीक से खाना अवेलेबल नहीं हो पाता, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया। अगर आप अफ्रीका में देखें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। चाड है, सूडान है, नाइजीरिया है ना। बहुत सारे ऐसे एरिया यहाँ पे छोटी छोटी सी कंट्रीज़ जहाँ पे ठीक से लोगों को खाना नहीं मिल पाता है, बहुत सी डिजीज़ वहाँ पे फैली रहती हैं। तो उसमें से एक बहुत कॉमन सा डिजीज़ है जो देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड, क्वाशियोरकर। ठीक है, तो उसका एक कॉमन सा सिम्टम याद रखिएगा, इस तरह की बेली निकल आती है, बॉडी के अंदर अननेसेसरी फैट जमा हो जाता है जो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है और इससे पर्सन की मेंटल ग्रोथ भी ठीक से नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एक तो क्वाशियोरकर हो गया, थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है सबके बारे में, तो बहुत ज़्यादा डिटेल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी एज ऑफ 9th क्लास। ठीक है। दूसरा देखिए मैरिस्मस के अंदर, मैरिस्मस में क्या होता है, ये भी एक प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन डिजीज़ है। तो देख लीजिए बॉडी के अंदर से जो मसल मास है वो लगभग ख़त्म सा ही हो चुका है, पर्सन इतना ज़्यादा दुबला पतला हो गया है कि उसका स्केलेटन नज़र आने लगा है। देख रहे हैं। तो इस तरह की कंडीशन में जो बच्चे पाए जाते हैं तो ये भी इनकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ हुआ है जिसको हम मैरिस्मस बोलते हैं। तो वही बात है, अगर इन बच्चों को प्रॉपर खाना मिलता, ठीक से न्यूट्रिशन मिलता तो इनको इस तरह की कंडीशन इनकी कभी हो नहीं पाती। बट जो फिलहाल तुम इनकी करंट कंडीशन देख रहे हो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ गुड फूड और यू कैन से बैलेंस्ड डाइट की एब्सेंस की वजह से इनकी ये ऐसी कंडीशन है। तो ये मैरिस्मस में पर्सन बिल्कुल सूख जाता है इस तरह से, और जबकि बात करें क्वाशियोरकर में तो इस तरह की बेली निकल आती है, मतलब पूरी बॉडी दुबली पतली रहेगी इस पर्सन की, बस बेली निकल आएगी बाहर की तरफ, और इसकी वजह से इस पर्सन की ना तो फिजिकल ग्रोथ ठीक से हो पाती है और ना ही मेंटल ग्रोथ ठीक से हो पाती है। दोनों ही केसेस में मेंटल ग्रोथ पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, अगर उनको ठीक से प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो उनका ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करेगा। दो डिजीज़ आपने पढ़े,
प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशियोर्कर और मैरेस्मस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक डिजीज़ देखिए, नाम लिखा हुआ है ज़ीरोफ्थैल्मिया, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ अलग से। तो इस डिजीज़ का नाम है ज़ीरोफ्थैल्मिया। आइज़ का डिजीज़ है, जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन ए अगर ठीक से ना मिले बॉडी में तो उसकी कमी की वजह से, जो ये हमारी आई बॉल होती है ना, मैं बना के दिखाता हूँ, जो ये हमारी आई बॉल है, इसके ऊपर सबसे टॉप पे जो ये लेयर होती है सबसे फ्रंट पे, यानी कि यहाँ से अगर मैं एक पिन चुभाऊँ तो सबसे पहले वो जिस लेयर को क्रैक करेगी, दैट लेयर इज कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया में बेसिकली होता क्या है, कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इस तरह की रेडनेस और इन्फ्लेमेशन आपको आंखों के आसपास के हिस्से में देखने को मिल सकता है। इस डिज़ीज़ को टाइम से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिज़ीज़ टाइम से ट्रीट नहीं हुआ, ये कॉर्निया में ड्राइनेस बनी रही, तो माइट बी पॉसिबल कि उसको जो विज़न में है लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ सकते हैं, उसकी जो आई साइट है वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। अदरवाइज़ होता क्या है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से अगर ये कंडीशन टाइम से ट्रीट नहीं हो पाती है तो फिर पर्सन में एक नई सिचुएशन आ जाती है जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो उसको डिजीज़ हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस का। अब नाइट ब्लाइंडनेस के डिजीज़ में क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हुआ उसका मतलब वो पर्सन डिम लाइट में या फिर अंधेरा होने पे, मतलब जहाँ काफ़ी लो लाइट होती है उस टाइम पे वो ठीक से देख नहीं पाएगा। शाम होते ही उस पर्सन को देखने में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा पर्सन शाम के टाइम पे घर से बाहर नहीं निकल सकता। इट माइट बी पॉसिबल कि अगर वो रोड साइड पे जा रहा है तो उसको ठीक से कोई ट्रैफिक दिखाई ना दे और उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो ये वर्स्ट कंडीशन पहुंच जाती है। अगर ज़ीरोफ्थैल्मिया टाइम से ठीक नहीं होता तो इट मे लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस। ये दोनों ही डिजीज़, ज़ीरोफ्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं बॉडी में। देख लीजिए, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन समझाने की कोशिश करिए। जो ये सीन आप देख रहे हो ये है फॉर नॉर्मल आई। एक नॉर्मल इंसान को शाम के टाइम पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा। और ये जो सीन आप देख रहे हो जहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा ठीक से, ये इसी पिक्चर का दूसरा फॉर्मेट है, थोड़ा सा इसको डार्क किया हुआ है। ये है फॉर नाइट ब्लाइंड आई, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस पर्सन। नाइट ब्लाइंडनेस के केस में ऐसा दिखाई देगा। आप देख पा रहे हो, नॉर्मल पर्सन को तो रोड साइड एरिया इस तरह का दिखाई देगा शाम के टाइम पे, बट जिस पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस हुई है उस पर्सन को इस तरह की कंडीशन दिखाई देगी, यानी उसको अंधेरा होते ही, शाम होते ही ठीक से कुछ समझ नहीं आएगा। दिस डिजीज़ इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, दिस इज़ द वर्स्ट कंडीशन ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया। तो विटामिन ए की कमी की वजह से भी आपको दो डिजीज़ ध्यान रखने हैं। एक तो ज़ीरोफ्थैल्मिया जिसमें कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है, जिसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, रेडनेस आ जाती है। और अगर यही कंडीशन वर्स्ट हो जाए तो वर्स्ट होते होते ही नाइट ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकती है, जिसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद एक डिजीज़ आपको नज़र आ रहा होगा, ड्राई बेरी बेरी। बेरी बेरी है वैसे बेसिकली डिजीज़ का नाम। इसके कई सारे वेरिएशन होते हैं, ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी। इतना हमें नहीं करना, हमें सिर्फ थोड़ा सा ड्राई बेरी बेरी के बारे में जानना है। तो बेरी बेरी डिजीज़, पहली बात तो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो ये होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन बी कई सारी वैरायटी का होता है, तो उसमें से विटामिन B1 की कमी की वजह से बॉडी में बेरी बेरी हो जाता है। और बेरी बेरी की कंडीशन में तुम देख सकते हो पेशेंट की क्या हालत है। इसका जो स्केलेटन है, मतलब ये पर्सन की मसल मास बहुत कम हो गया, इसका स्केलेटन दिखना शुरू हो गया है ना। बहुत ज़्यादा पैरों में, हाथों में वीकनेस आ जाती है। अगर मैं इधर के पैर के नीचे के हिस्से को प्रेस करके देखूं तो उसको यहाँ पे पेन फील होता है। यहाँ से अगर आप किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो उसको कुछ खास फील नहीं होगा, नंबनेस आ जाती है एक तरह से मान लो पैरालिसिस जैसी सी कंडीशन। बॉडी के कुछ हिस्से में उसे कुछ भी फील नहीं होता। फीट आप देख रहे हैं, फुट ड्रॉप, आपको दो कंडीशन नज़र आ रही होंगी, फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप। उसके पैर और उसके हाथ ऐसे लटकी हुई कंडीशन में हो जाते हैं कि उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब उस हाथों से वो कुछ होल्ड करके नहीं रह सकता, वो ठीक से चल फिर नहीं सकता, वो ठीक से बोल नहीं पाता है, इनएबिलिटी टू स्पीक, मेंटल कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, जो सारे के सारे सिम्टम्स में नज़र आ रहे हैं, ये होते हैं बेरी बेरी में। ठीक है, तो इस पिक्चर को देख के दिमाग में आएगा कि अच्छा हाँ, सर ने बेरी बेरी के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया था कि बेरी बेरी में होता क्या है, क्योंकि नाम से तो इतना कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज़ है और ये सारे के सारे सिम्टम्स इस डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला डिजीज़ है पर्नीशियस एनीमिया।
जब भी बच्चों बात आएगी ना एनीमिया की, तो एनीमिया का सबसे सिंपल मतलब होता है कि डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB बोल देते हैं। तो बॉडी में जब भी हीमोग्लोबिन की कमी आएगी तो उस कंडीशन में जो डिजीज़ होगा वो एनीमिया होगा। अब एनीमिया कई तरह के होते हैं कि किस कारण की वजह से वो एनीमिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इस एनीमिया का नाम क्या है, पर्नीशियस एनीमिया। ये डिजीज़ किस कारण होता है, ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब आपके स्टमक वाले रीजन में विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, यानी कुछ कारण की वजह से बॉडी में विटामिन B सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स का काउंट घटने लगता है। और सोचिए RBCs, आपको पता है कि RBCs आर द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। RBCs को हम क्या बोलते हैं, दे आर द बैग ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर RBC कम हो जाएंगी, विटामिन B12 जो है ना RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो अगर विटामिन B ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया बॉडी में तो RBCs कम हो जाएंगी, RBCs की काउंटिंग कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं, एनीमिया। फिर ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी ना बॉडी के अंदर, और बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, और उस वजह से बॉडी में लेथार्जी रहेगी, वीकनेस रहेगी, एक थकान रहेगी पर्सन की बॉडी में हमेशा। ठीक है, तो ये पर्नीशियस एनीमिया की कंडीशन आती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। बॉडी विटामिन B12 को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिस वजह से RBCs का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पाता और हीमोग्लोबिन बॉडी में कम रहता है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया सबके बारे में रखें, हर डिजीज़ के बारे में हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट पे एक दूसरे तरह का एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होगा। तो यहाँ पर भी हीमोग्लोबिन की कमी होगी क्योंकि एनीमिया नाम आ रहा है, बट ये जो डिजीज़ होता है ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बेसिकली। इस डिजीज़ में क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल कंडीशन है, ये RBCs नज़र आ रही हैं और वाइट वाइट सी आपको WBC नज़र आ रही हैं। तो होता क्या है इस डिजीज़ में कि WBC का साइज़ तो उतना ही रहता है, RBCs छोटी होनी स्टार्ट हो जाती हैं, श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए नाम आया है माइक्रो। RBCs का साइज़ यहाँ पे छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। अब सोचिए, बड़ी RBC थी तो बड़ा बैग था, ज़्यादा हीमोग्लोबिन आएगा, छोटी RBC है तो छोटा बैग यानी कम हीमोग्लोबिन आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि RBCs की काउंटिंग कम नहीं हुई, RBCs का साइज़ श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण आयरन की कमी की वजह से RBCs का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो गया, और उस वजह से बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट में कमी आ गई, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो उस डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ, RBCs का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो गया। लास्ट वाले में देखना, यहाँ पे भी एनीमिया हुआ है, बट यहाँ पे विटामिन B12 बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिस कारण की वजह से RBCs बॉडी में कम बनेंगी, इनका साइज़ नहीं घटेगा, RBCs की काउंटिंग घट जाएगी, और उस वजह से हीमोग्लोबिन कम होगा बॉडी में। यहाँ पे RBCs की काउंटिंग कम हो रही है, सॉरी RBCs का साइज़ कम हो रहा है, छोटी होती जा रही हैं RBCs, श्रिंक होती जा रही हैं। तो छोटी RBC होने की वजह से अब रेड ब्लड सेल ही छोटी है तो कम हीमोग्लोबिन आएगा, और उस कम हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है कि बॉडी में एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है ना। अच्छा, अगली कंडीशन देखते हैं। तो बच्चों अगली कंडीशन है पेलाग्रा ना, ये रैशेज आपको स्किन पे दिखाई दे रहे हैं, एलर्जी सी हुई भी है। तो पेलाग्रा डिजीज़ जो है ये पहली बात होता किस वजह से है, तो पेलाग्रा होता है बॉडी के अंदर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। मैंने कहा ना विटामिन कई सारे होते हैं, B3 में कई सारी वैरायटी हैं, तो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से पेलाग्रा होता है। एक तो स्किन पे ऐसे रैशेज हो जाते हैं जगह जगह पे, प्लस इस डिज़ीज़ में डायरिया भी हो जाता है पर्सन को। डायरिया का हो जाना भी एक कॉमन सिम्टम है इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अंदर। ठीक है, तो पेलाग्रा की कंडीशन ध्यान रखिएगा, इस तरह के रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से। कुछ जगह बुक्स में हो सकता है आपको विटामिन B3 का एक और नया नाम मिले, नियासिन। तो विटामिन B3 को नियासिन भी बोलते हैं, दैट्स ओके, हमें इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले डिजीज़ पे आते हैं। अगला डिजीज़ है स्कर्वी। बच्चों स्कर्वी होता है बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन C खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, विटामिन C इज़ फाउंड इन सॉर फ्रूट्स लाइक ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, आंवला हो गया, इन सब में, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन C पाया जाता है। तो अगर उन चीज़ों को बॉडी में ठीक से यूज़ ना किया जाए, पर्सन इस तरह के खट्टे फ्रूट्स नहीं खाता है, तो उसकी बॉडी में विटामिन C की डेफिशिएंसी हो सकती है, और विटामिन C की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो डिजीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कर्वी। अब स्कर्वी में होता क्या, एक सिम्टम तो तुम्हें नज़र ही आ रहा है, गम्स में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई है,
गम्स में ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई, कोई चोट नहीं लगी यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ, विटामिन सी ठीक से बॉडी में नहीं पहुँच पा रहा, जिस वजह से गम्स के इंटरनल जो मसल्स हैं वो लूज़ हो जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग आनी, यानी इंटरनल मसल्स रप्चर हो जाती हैं और गम्स ब्लीड करने लगते हैं। तो गम्स की ब्लीडिंग होना स्कर्वी का एक बहुत कॉमन सा सिम्टम है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और इसके और भी दूसरे सिम्टम्स हैं। शुरुआत में लेथार्जी और फैटीग, बहुत ज़्यादा आलसपन रहेगा बॉडी के अंदर, थकान रहने लगेगी बॉडी के अंदर, गम्स में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, एनीमिया भी हो सकता है ना, और बुखार भी आ जाता है इस डिज़ीज़ के अंदर। तो ये स्कर्वी के कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन ये सिम्टम देखने को मिलता है लोगों में कि गम्स की ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, दांतों में से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो देयर इज़ अ चांसेस कि आपको स्कर्वी हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा। विटामिन सी सप्लीमेंट्स आपको दी जाएंगे ताकि बॉडी में विटामिन सी वापस से ठीक अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके और आपको ये डिजीज़ फिर ना हो। ठीक है, तो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ब्लीडिंग गम्स इसका एक कॉमन सिम्टम है। फिर एक कंडीशन आप देखिए ज़रा, एक डिजीज़ का नाम लिखा हुआ है रिकेट्स। ये तो नॉर्मल बॉडी स्केलेटन है ना, सिंपल। रिकेट्स के केस में क्या होता है, बोन्स बेंड हो जाती हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे तो बोन सीधी हैं और यहाँ वाले केस में बोन बेंड हो गई हैं, यहाँ से बेंड हो गई हैं, पूरी ही बोन बेंड हो गई है, या अंदर की साइड इंटीरियर रीजन में बेंड हो गई हैं। तो यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम बिगड़ गया है। एक तो बोन कमज़ोर हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं रिकेट्स में, और बोन्स बेंड हो जाती हैं, यानी एक तो सॉफ्ट बोन आप बोल सकते हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं जिससे हड्डी टूटने के चांस रहते हैं कि पर्सन अगर गिर जाएगा तो चांसेस है कि शायद उसको कहीं फ्रैक्चर हो जाए बोन्स में। और दूसरा क्या है, बोन्स जो हैं वो बेंड होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें बेंडिंग आ जाती है, तो पर्सन का जो वॉकिंग वे है, उसका जो चलने का तरीका है वो बिगड़ जाता है बहुत बुरी तरह से। तो हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी और पर्सन ठीक से चल फिर नहीं पाएगा। और जो ये डिजीज़ है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रिकेट्स अकर इन द बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। छोटे बच्चों में अक्सर मिलता है, यानी अर्ली एज में होता है, चिल्ड्रंस में होता है ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है ना। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में तो रिकेट्स होता है, जिसके सिम्टम्स मैंने तुम्हें दिखा दिए। इसके अलावा बड़े लोगों में यानी एडल्ट्स में भी विटामिन डी की बहुत ज़्यादा अगर कमी हो गई है तो उसकी वजह से एक डिजीज़ होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, ये सारे नाम तुम्हें आगे चार्ट में मिल जाएंगे, डोंट वरी। ऑस्टियोमलेशिया वाला जो डिजीज़ होता है ये एडल्ट्स में होता है। विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी की वजह से एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। इस डिजीज़ के अंदर मसल्स में पेन रहने लगता है, जॉइंट्स में पेन रहने लगता है, हड्डियों के अंदर, जैसे ना हड्डियाँ चीस रही हैं अंदर से, बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और बोन्स में पेन रहने लगता है पर्सन की। तो एडल्ट के केस में इस डिजीज़ को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। और बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में आप लोगों ने अगर अपने दांतों को देखा, शीशे में देखे ना, तो हो सकता है तुम में से किसी के दांतों में, किसी एक दो दांत में अंदर की साइड इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा कुछ आपको नज़र आए, है ना, ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ कॉल्ड डेंटल कैरीज, या इन शॉर्ट इसको बोलते हैं कैविटी। दांतों में हो गई है कैविटी और ये धीरे धीरे कैविटी बढ़नी शुरू हो जाती है और अंदर से दांत खोखले होने स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आपको ये दांत या तो निकलवाना पड़ेगा, इस पर कैपिंग करानी पड़ेगी। तो मतलब है कि ये आपके टूथ को डीके कर देता है, आपके दांतों को ख़राब करने वाला डिजीज़ है, जिसका नाम क्या होता है, डेंटल कैरीज। और ये फ्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है बॉडी में। जैसे क्लोरीन, आयोडीन, है ना, ये सब एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं। तो फ्लोरीन, जिसको शॉर्ट में एफ बोलते हैं, फ्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से डेंटल कैरीज होती हैं और इसकी वजह से दांतों में इस तरह की कैविटीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसका सिंपल वे यही है कि आप विटामिन सी यानी खट्टे फ्रूट्स प्रॉपरली खाएं और टाइम टू टाइम आप टूथब्रश करते रहें अपने दांतों को, और इस तरह की कोई मीठी चीज़ खा के ना सोएं जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, लाइक चॉकलेट हो गई या कोई भी मीठी चीज़ खा के सोनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मीठी चीज़ खा के अगर आप सो रहे हैं तो उस केस में काफ़ी सारा ग्लूकोज के पार्टिकल्स आपके दांतों के इधर उधर रह जाते हैं और फिर नाइट टाइम पे बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके दांतों के अंदर। तो डेंटल कैरीज इज़ ऑल्सो अ डिजीज़ जिसकी वजह से दांतों में कैविटी हो जाती है और ये फ्लोरीन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, तो फोटोज़ देखने से ना, ये सब डायग्राम्स देखने से डिजीज़ की काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, रादर देन कि आप सिर्फ वर्ड्स पढ़ रहे हो। वर्ड्स पढ़ने से इतना समझ नहीं आएगा जितना आपको इस तरह से डायग्रामेटिक वे में क्लियर हो जाएंगी बातें। नेक्स्ट डिजीज़ पे आते हैं, ये सबने सुना होगा पहले से, ग्वाइटर। ग्वाइटर वाला जो डिजीज़ है बच्चों, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। देखो होता क्या है कि हमारे नेक रीजन में, जो ये आपका नेक रीजन है, इसमें आपको ये ऑरेंज से कलर की एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड नज़र आ रही होगी। ये बटरफ्लाई शेप की जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड।
और थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर आयोडीन इस ग्लैंड को ठीक से नहीं मिलेगा तो ये ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होने हैं वो हार्मोन्स ठीक से बन नहीं पाएंगे बॉडी में, और उस वजह से इस ग्लैंड की वर्किंग जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है और धीरे धीरे ये ग्लैंड का साइज़ बढ़ने लगता है। तो एनलार्जमेंट जब हो जाता है ग्लैंड का, यानी ये ग्लैंड जब बड़ी हो जाती है, फूल जाती है, तो इस तरह की नेक रीजन में आपको कंडीशन मिलेगी, है ना, बहुत मोटी सी गांठ बन जाती है गले वाले रीजन में। तो दिस डिजीज इज कॉल्ड ग्वाइटर। किसकी वजह से हुआ? आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए उसको आयोडीन एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। अगर ठीक से आयोडीन नहीं मिल पा रहा है बॉडी को तो उस केस में ग्वाइटर होने के चांसेस होते हैं। इसमें ये थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है इसके अंदर। अब आयोडीन के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनमें से दो कॉमन सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो कॉमन सॉल्ट, नमक के अंदर आयोडीन ऐड करके अब गवर्नमेंट सेल करती है तो आपको नमक के पैकेट के अंदर ऑलरेडी मिल जाएगा ये। तो क्या बोलते हैं इसको? आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं। तो उसमें आयोडीन होता है। तो आप खाने में प्रॉपर अमाउंट ऑफ सॉल्ट अगर इनटेक कर रहे हैं तो आयोडीन की कमी आपकी बॉडी में नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखना, अगर बॉडी में आयोडीन की कमी होती है जिससे थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाएगी, उस कारण की वजह से थायराइड ग्लैंड अगर काम नहीं कर रही है सही से तो मेंटल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। यानी थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपकी मेंटल ग्रोथ भी डिसाइड करते हैं कि आपकी मेंटल ग्रोथ किस तरह से होगी। तो अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम ना करे तो मेंटल ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो आयोडीन एक तो नमक के अंदर होता है, प्लस नेचुरली और किन चीज़ों में होता है? अनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, इनके अंदर भी आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ग्वाइटर समझ में आया होगा प्रॉपर्ली कि ग्वाइटर में एग्जैक्टली क्या होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिजीज़ है ये। ठीक है, तो इन सारी कहानी को अगर शॉर्ट में समराइज करें तो मैंने चार्ट में सब बातें लिख दी हैं आपके लिए, ताकि आपको नोट करके एक जगह पे आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं, आपको सारी बातें शॉर्ट में समझ में आ जाएं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको लिस्ट डाउन किया हुआ है, आप एक बार नाम देख लें। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वाशीऑर्कर और मैरेस्मस, उनमें क्या होता है हम देख चुके। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ज़ेरोफ्थेल्मिया, जिसमें कॉर्निया में ड्राइनेस आ जाती है, और यही कंडीशन अगर वर्स्ट हो जाए, ज़्यादा ख़राब हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी हो जाता है, जिसमें बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है और आपके हाथ पैरों में डम्बनेस, यानी आपको वहाँ पे कुछ फील नहीं होगा ठीक से, और मेंटल कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है इस डिजीज़ के अंदर। अगर आगे चलें तो विटामिन बी3, जिसको नियासिन भी बोलते हैं, उसकी वजह से पेलाग्रा होता है, जिसमें एलर्जी हो जाती है बॉडी के जगह जगह पे, स्पेसिफिकली हैंड्स वाले रीजन पे, और डायरिया भी हो जाता है। फिर विटामिन बी12 आता है। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है परनीशियस एनीमिया, जहाँ पे बॉडी ठीक से विटामिन बी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, उस वजह से आरबीसीज़ का प्रोडक्शन कम होता है, और आरबीसीज़ का प्रोडक्शन कम होने की वजह से कम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर, एंड वी विल कॉल इट एनीमिया। फिर आता है विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी, जिसके कॉमन सिम्टम्स में बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है बॉडी के अंदर और गम्स ब्लीड करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूट्रिएंट आता है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी के अंदर होता है एनीमिया। कौन से वाला? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। परनीशियस और माइक्रोसाइटिक में मेजर डिफरेंस क्या है? परनीशियस एनीमिया में तो बॉडी विटामिन बी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जिस वजह से आरबीसीज़ का काउंट कम हो जाता है और इसलिए हीमोग्लोबिन कम होता है। यहाँ पे कोई विटामिन एब्जॉर्ब करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे होता है आरबीसीज़ का जो साइज़ है वो छोटा हो जाता है, आरबीसीज़ श्रिंक होने लगती हैं आयरन की कमी की वजह से, जिस वजह से हीमोग्लोबिन बॉडी में कम रहता है, और कम हीमोग्लोबिन की कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनीमिया। हीमोग्लोबिन कम होने से प्रॉब्लम क्या है? लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अगर होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के पूरे एंटायर सभी टिश्यूज़ तक, सेल्स तक लेके जाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। कम हीमोग्लोबिन होगा तो ठीक से ऑक्सीजन बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, बॉडी के सेल्स को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिली तो बॉडी के सेल्स रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी नहीं बनी बॉडी के अंदर तो बॉडी में थकान, फैटिग का आना कॉमन है। ठीक है, तो उस केस में पर्सन को बहुत ज़्यादा फैटिगनेस महसूस होती है, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है। नेक्स्ट पे देखें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मैंने कहा था बच्चों में तो होता है रिकेट्स, जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, बेंडिंग आ जाती है बॉन्स में, और एडल्ट्स में इस डिजीज़ को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जहाँ पे बोन्स काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, बोन्स में बहुत पेन रहने लगता है, तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं।
फिर आता है विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लीडिंग डिजीज़ हो जाता है ना। इसका कोई डायग्राम नहीं दिखाया था, ऑब्वियसली बात है मैंने, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से होता है ब्लीडिंग डिजीज़। यानी ब्लीडिंग डिजीज़ का मतलब क्या है, अगर हमारी बॉडी में विटामिन के की कमी है, तो अगर बॉडी में आपको कहीं चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उस केस में क्लॉटिंग हो जानी चाहिए ताकि इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, आपका एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। या कहीं बाहर से कट लग गया आपकी बॉडी में, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में से ज़्यादा ब्लड बाहर ना निकले, कुछ देर के बाद वहाँ पे क्लॉटिंग हो जानी चाहिए। तो जो ब्लड क्लॉटिंग वाला प्रोसेस होता है, ब्लड को क्लॉट करवाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन के का। तो विटामिन के अगर नहीं है बॉडी में, तो देयर इज़ अ चांसेस कि आपकी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी कभी भी चोट लगने पे, और उस वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होता रहेगा बॉडी से, और पर्सन एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और वो मर सकता है। तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ठीक से इस कंडीशन में, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग डिजीज़, और इसमें विटामिन के का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड का क्लॉट ठीक से नहीं बन पाएगा। फिर आती है फ्लोरीन की डेफिशिएंसी। फ्लोरीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है डेंटल कैरीज, इन शॉर्ट यू कैन से दांतों में कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बारे में आप अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं आयोडीन पे। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर में थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाती है, फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, है ना, क्योंकि आयोडीन नेसेसरी कंपोनेंट है थायराइड ग्लैंड को ठीक से वर्क करने के लिए। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करेगी तो ओके है, बॉडी में सब कुछ मेंटल ग्रोथ वाला प्रोसीजर सही रहेगा। अगर थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो वो स्वेल होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वर्किंग डिसरप्ट हो जाती है और वो एनलार्ज होके गांठ जैसे फॉर्मेट में आपके गले में आ जाती है ना, मतलब आपका जो नेक रीजन है वो स्वेल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और फिर एक एक्स्ट्रा है ये, वैसे बात ध्यान रखना, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इंसुलिन, इट इज़ नॉट अ न्यूट्रिएंट, इट इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। प्रोड्यूस्ड बाय, वैसे बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं पेनक्रियाज के, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ होता है? हमारे स्टमक के, हमारा जहाँ स्टमक रीजन होता है ना, स्टमक के जस्ट साइड में एक पत्ती के जैसी, लीफ के जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको पेनक्रियाज बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। उस पेनक्रियाज में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, जिनमें से जो बीटा सेल्स होते हैं, वो बीटा सेल्स क्या बनाते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। ये इंसुलिन क्या करता है कि जब भी हम खाना खा रहे हैं, जब भी हम फूड का कंजप्शन कर रहे हैं, तो उससे जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनेगा, भाई जितना ग्लूकोज बॉडी को ऑन द स्पॉट चाहिए वो तो बॉडी ने यूज़ कर लिया, एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में होगा ना, उसको ये इंसुलिन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपके लिवर में स्टोर कर देता है। क्या करता है? फिर से सुनो, आपने खाना खाया, खाना खाने की वजह से बॉडी में ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज में से जितना ग्लूकोज बॉडी को इंस्टेंटली चाहिए एनर्जी बनाने के लिए वो उसने यूज़ कर लिया। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी में ये इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा लिवर के अंदर, और जब भी बाद में उसकी ज़रूरत पड़ेगी उस ग्लूकोज की, जब आपको काफ़ी देर तक खाना नहीं मिला, तो वही लिवर के अंदर स्टोर हुआ हुआ ग्लूकोज वापस बॉडी को चलाएगा आपकी। तो इंसुलिन क्या कर रहा है? आपके ब्लड में से जो फालतू का ग्लूकोज है उसको हटा के किसी और फॉर्मेट में कहीं और स्टोर कर देता है। अगर इंसुलिन रिलीज ना हो, यानी होता क्या है, इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज से रिलीज होना बंद हो जाता है, या फिर बहुत कम रिलीज होता है, जितना उसको रिलीज होना चाहिए था उतना रिलीज नहीं होता है, तो उस केस में पर्सन को हो जाती है डायबिटीज़, जिसको बोलते हैं कि उसको शुगर हो गई। पूरा नाम होता है डायबिटीज़ मेलिटस, है ना, जनरली इसको शॉर्ट में लोग डायबिटीज़ ही बोलते हैं, फुल नेम मैंने आपको ये लिख दिया। इस केस में हो क्या रहा है कि टू मच ग्लूकोज स्टेज इन द ब्लड, क्योंकि अब इंसुलिन तो आ नहीं रहा, भाई इंसुलिन का काम ही तो था कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो पेनक्रियाज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो लिवर के अंदर स्टोर कर दे। तो अब इंसुलिन का आना तो कम हो गया या बंद हो गया, तो आपने जो खाना खाया तो उससे जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर घूमता रहेगा बेवजह, और अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा रहता है तो वो बाकी ऑर्गन्स की वर्किंग को अफेक्ट कर सकता है, जिससे पर्सन की जान भी जा सकती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है। किडनी और हार्ट पे सबसे बुरा असर पड़ता है अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज का अमाउंट मेंटेन रहता है तो। फिर इसलिए उस पर्सन को फिर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। वो मेडिसिन उसकी बॉडी के अंदर या तो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, या फिर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसके खाने की वजह से बना है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगी, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कम से कम बना रहे और वो पर्सन की किसी ऑर्गन पर बैड इफेक्ट ना हो उस डिज़ीज़ का। तो डायबिटीज़ एक काफ़ी डेंजरस डिजीज़ माना जाता है, मतलब
कंट्रोल में रखोगे अगर ब्लड शुगर को, दैट्स ओके, बट अगर डायबिटीज़ वाली कंडीशन बिगड़ जाए तो उसमें पर्सन की जान भी जा सकती है। और इस डिजीज़ का कोई भी प्रॉपर क्योर मेडिसिन में नहीं है, यू कैन से मेडिकल साइंस में इसका कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब ये क्रॉनिक डिजीज़ है, लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाता है। ठीक है बच्चों, देन फाइनली ओके, हमने